नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट क्वाड को लेके। आप सब जानते हैं कि क्वाड बोले तो यूएस, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को समझा जाता है और इसको मेनली चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए फॉर्म किया गया है। अब इस क्वाड को लेके एक दिक्कत ये है कि अभी तक क्वाड एक मिलिट्री पावर नहीं बन पाया है। हालांकि सभी क्वाड मेंबर अभी एक्टिवली एक दूसरे के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को और नेवल एक्सरसाइज को कर रहे हैं, लेकिन इसको नेटो की तरह एक संगठन नहीं कहा जा सकता है। अब इसके एक मेजर कारण ये है कि भले ही क्वाड को चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन इसको मेनली इकोनॉमिक एजेंडा को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, सिक्योरिटी जैसे इशू को लेके ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि कुछ हद तक सही भी कहा जा सकता है। लेकिन अभी हमको चाइना को मिलिट्री पावर में पीछे धकेलना पड़ेगा, जिस वजह से क्वाड को एक मिलिट्री पावर भी होना पड़ सकता है। इसी बीच अभी एक सेकेंड क्वाड को भी फॉर्म करने का जिक्र किया गया है और इस बार इसमें इजराइल, यूएई, भारत और यूएस को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। ये प्रपोजल अभी इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है और इस पर बात करते हुए इजराइल के नए एम्बेसडर की तरफ से बताया गया कि वो भारत के साथ भी ऐसे एक अलायंस को फॉर्म करना चाहते हैं जिसमें यूएस, इजराइल, भारत और यूएई शामिल होने वाले हैं। इसमें इजराइल की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत और इजराइल दोनों देश आतंकवाद के साथ काफी पहले से लड़ते आ रहे और काफी परेशान है, जिसका अभी वो मिलकर सामना कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए सेकेंड क्वाड की प्रपोजल के अंदर भी डायरेक्ट मिलिट्री अलायंस का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आगे चल के ऐसा नहीं किया जाएगा और इसमें इजराइल के मुताबिक आगे चल के इसको एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर भी बनाया जा सकता है। अगला अपडेट चाइना की तरफ से है। अब सबको पता होगा कि कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट सामने आया था जिसमें बताया गया था कि चाइना अभी तिब्बतियन की एक फौज को तैयार करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तिब्बतियंस को तिब्बत की क्लाइमेट में ऑपरेट करने का अच्छा अनुभव होता है और वो तिब्बत के वातावरण के साथ फैमिलियर होते हैं, जिस वजह से वो वहाँ पर आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। जबकि चाइना के जो नॉर्मल सोल्जर होते हैं उनको बार बार रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि वो इस वेदर के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से या तो वो बीमार पड़ने लगते हैं या फिर कुछ टाइम के इंटरवल में उनको वहाँ से रोटेट किया जाता है। इसी वजह से पिछले 1 सालों से चाइना तिब्बतियन की एक फौज को तैयार करने की कोशिश कर रहा था और तिब्बत की अलग अलग लोकेशन में लार्ज स्केल की रिक्रूटमेंट ड्राइव को करने की कोशिश किया जा रहा था। और इसके लिए पहले तो चाइना काफ़ी पैसे देकर इनको अपने आर्मी में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी जो तिब्बतियन थे वो पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल होना नहीं चाह रहे थे। जिसके बाद लद्दाख की बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, यानी कि नगरी गुंसा रीजन में, चाइना की तरफ से भी हर घर से एक एक नौजवान को पीपल लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन करने को मैंडेटरी कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी अभी बस 63 लोगों ने पीपल लिबरेशन आर्मी को ज्वाइन किया था। इसके अलावा सिक्किम के साइड में भी चाइना की तरफ से अभी जबरदस्ती तिब्बतियन को पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी की जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती है वो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह होता है, जो कि लगभग 3 महीने चलता है और सभी तिब्बतियंस को यहाँ पे चाइनीज हांस के द्वारा ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन इसमें बीच में कुछ तिब्बतियंस भी शामिल होते हैं जो कि मेनली ट्रांसलेटर का काम करते हैं। जिन तिब्बतियंस को अभी जबरदस्ती चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल किया जा रहा है, उनको अपने घर वालों को भी कॉल करने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है और यहाँ तक कि उन सभी के पास अगर मोबाइल फ़ोन होता है तो उन सभी को उनसे छीन लिया जाता है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तिब्बतियन पीपल लिबरेशन आर्मी में ज्वाइन करना पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि चाइना का एक मेजर प्लान को फेल कर सकता है, क्योंकि चाइना पूरे लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट रीजन में बॉर्डर में इंडियन आर्मी को काउंटर करने के लिए तिब्बतियन की फौज को डिप्लॉय करना चाहता था, जो कि अभी वो नहीं कर पा रहा है। और आगे चल के भी अगर तिब्बतियंस पीपल लिबरेशन आर्मी में शामिल होने से इनकार करते हैं तो चाइना का ये प्लान पूरी तरीके से फेल होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी बॉर्डर में लगभग 50,000 के आसपास हमारे जवानों को डिप्लॉय किया गया है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे जवान साल भर डिप्लॉयड रहने वाले हैं। अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि विंटर आते आते यहाँ पर तगड़ी वाली ठंड पड़ना चालू हो जाता है और यहाँ पर टेम्परेचर -35 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और इस टेम्परेचर में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है और इसी वजह से काफ़ी सारे चाइनीज सोल्जर बीमार पड़ रहे हैं।
इसी वजह से अभी चाइना की तरफ से तरह तरह के मॉडर्न इक्विपमेंट को वहां पर लाके डिप्लॉय किया जा रहा है और तिब्बतियन की फौज को अपनी आर्मी में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत की तरफ से भी अभी विंटर में अपने जवानों के लिए हीटेड टेंट्स का बंदोबस्त किया जा रहा है और वैसे भी पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारी प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छी है और अभी हाल ही में ही गवर्नमेंट की तरफ से सोलर पावर टेंट्स को भी सैंक्शन कर दिया गया था, जिनको लद्दाख में 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले सभी लोकेशन में डिप्लॉय किया जाएगा। जैसे कि एक सोलर पावर टेंट होने वाला है जिनको किसी भी वेदर कंडीशन में इस्तेमाल किया जा सकता है और स्पेशली अगर विंटर की बात करें तो ये टेंट -35 डिग्री के टेम्परेचर को झेल सकते हैं और इस टेम्परेचर के अंदर भी टेंट के अंदर का जो तापमान रहेगा वो नॉर्मल रूम की तरह टेम्परेचर रहेगा, जो कि लगभग 21 से 22 डिग्री के बीच होने वाला है। इसीलिए इसे 50 टेंट को सप्लाई करने का प्लान किया गया है, जो कि आगे चल के बढ़ भी सकता है और ये टेंट अभी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में चलने वाली हवा को भी आसानी से झेल सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ की तरफ से है। अभी मिले कुछ अपडेट्स के मुताबिक आज डीआरडीओ की तरफ से एक इंडिजिनस ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किया गया है। हालांकि अभी तक इसके बारे में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से या डीआरडीओ की तरफ से ट्वीट करके या प्रेस रिलीज को इशू नहीं किया गया, लेकिन कुछ ट्रस्टेड हैंडल्स की तरफ से मिली अपडेट के मुताबिक डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एक इंडिजिनस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को टेस्ट किया गया है। इसको अभी शॉर्ट में LRB भी कहा जा रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या स्पेसिफिकेशन को पब्लिश नहीं किया गया है। इसकी कुछ इमेजेस को भी पिछले साल देखा गया था, जहां पर SU-30 MKI में इसको इंटीग्रेट करके टेस्ट किया जा रहा था और अभी आई अपडेट के मुताबिक इस बार भी इसको SU-30 MKI से टेस्ट किया गया है। अगर आपको याद होगा, डीआरडीओ की तरफ से सुदर्शन नाम की एक लेजर गाइडेड बम को डेवलप किया गया था, जिसको अभी इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल भी कर रही है और ये एक लेजर गाइडेड बम था जो कि 9 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है। इसकी सक्सेस के बाद इसकी एक नई वेरिएंट को भी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी, जो कि 50 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर पाएगा और इसकी रेंज को यहाँ पे बेहतर करने के लिए इसमें एडिशनल विंग्स को भी ऐड किया गया था। तो अभी जिस नए बम को टेस्ट किया गया था, ये में भी सेम बम होने वाली, जिसको सुदर्शन बम को बेस करके या उसको डिराइव करके डेवलप किया जा रहा था और ये उसी का एक अपडेटेड वेरिएंट हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए इसकी कोई भी स्पेसिफिकेशन को डीआरडीओ की तरफ से इशू नहीं किया गया, लेकिन मे भी जब तक आप वीडियो को देखेंगे तब तक डीआरडीओ की तरफ से इसके लिए एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज को इशू कर दिया गया होगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सबको कई बार मैंने बताया कि भारत की तरफ से 2016 में रशिया के साथ 4 तलवार प्लस क्लास की फ्रिगेट को खरीदने के लिए डील को फाइनल किया गया था, जिसमें पहले 2 फ्रिगेट रशिया में बनने वाले थे और बाकी 2 भारत में बनाने का प्लान किया गया था। अभी पीटीआई की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लिए रशिया में बनाए जाने वाले 2 फ्रिगेट में से दूसरी फ्रिगेट को अभी रशिया की यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया जा रहा है और पहले शिप को काफ़ी पहले से ही लॉन्च कर दिया गया था और इसको ऑफिशियली 2023 के आसपास भारत को हैंडओवर किया जा सकता है। लेकिन भारत में बनने वाले जो 2 वेसल हैं, इनकी डिलीवरी 2026 के बाद ही पॉसिबल हो पाएगी। अभी जिस वेसल को यंतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया था, भले ये सिर्फ रशिया में बनाया जा रहा है, लेकिन इसमें भी काफ़ी हद तक इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है और इसको बनाने के लिए भारत की तरफ से ही सरफेस सर्वेलेंस रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट को रशिया को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि इन शिप्स में इस्तेमाल किए जाएंगे और साथ ही इन शिप्स में रशियन ऑरिजिन सिस्टम और वेपन पैकेज भी मौजूद होने वाली है। लेकिन भारत में बनने वाले 2 वेसल में से इन 2 वेसल के मुकाबले ज़्यादा इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल होने वाला है। अभी तक इन शिप्स को P11356 क्लास की वेसल कहा जा रहा था, लेकिन इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी के दौरान ही ऑफिशियल इनका नाम दिया गया, जिसको आगे चल के इंडियन नेवी में शामिल होने के बाद इन वेसल को कहा जाएगा और अभी इसके नाम को INS तुसील रखने का फैसला किया गया, जो कि एक संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग प्रोटेक्टर या शील्ड जैसा कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।